महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में कल बड़ा उछाल देखने को मिला। मुंबई में भी मौत का आंकड़ा बढ़ा है। एक दिन में 6 लोगों की मौत हो गई है और 1121 नए केस सामने आए हैं। गनीमत यह है कि तीसरे दिन कोरोना का टीका लगाने का काम पटरी पर आता दिख रहा है। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर बुजुर्गों को बिना लंबे इंतजार के वैक्सीन लग रही है। हम इस वक्त मुंबई के बीकेसी वैक्सीनेशन फैसिलिटी में है। ये वही फैसिलिटी है जहां का कल एक वीडियो वायरल हुआ था, भीड़ काफी जिसमें दिखाई दे रही थी। आज जो दृश्य है वो बदल चुका है। बाहर गर्दी नहीं है, अंदर जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वॉक इन पेशेंट्स के लिए शुरू है। साथ ही साथ ऑब्जर्वेशन एरिया भी, गवर्नमेंट फैसिलिटीज जो है वो प्राइवेट फैसिलिटीज से ज्यादा वैक्सीनेशन इस वक्त कर रही है। तकरीबन 1 से 1,500 वैक्सीनेशन हर रोज किए जा रहे हैं। तो कोविन ऐप के सर्वर की बात करें या फिर गवर्नमेंट और प्राइवेट फैसिलिटीज की बात करें, मुंबई में तीसरे दिन अगर आप देखें तो जो पूरा प्रोसेस है वो स्मूथ हो गया है, स्ट्रीमलाइन हो गया है, जिससे लोगों को इतनी दिक्कतें नहीं हो रही। 62 साल की शहनाज सुंदरानी मसगांव में पिछले 1 साल से कोरोना के डर से अपने फ्लैट से बाहर नहीं निकली थी। आज वो वैक्सीन लगवाने के लिए बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर आई हैं और यहाँ के इंतजामों से काफी खुश हैं। जैसे ही इन्होंने स्टाफ को बताया कि इन्हें व्हीलचेयर की जरूरत है, तुरंत व्हीलचेयर मुहैया कराई गई। आज पहली बार समझो देखो तो मैंने आज पहली बार दिन में बाहर निकल के मैंने सूरज को देखा है, सूरज की रोशनी को देखी है और इतनी खुशी होती है, बहुत ही खुशी होती है। थैंक्स टू अवर प्राइम मिनिस्टर कि हम लोग को ये अपॉर्चुनिटी दी और ये कोरोना की ये महामारी में से हमको लगता है कि हम बाहर निकल पाएंगे और हमारी जो रूटीन लाइफ है, जिंदगी है, वो हम जी पाएंगे। ये वर्ली का एसआरसीसी चिल्ड्रन हॉस्पिटल है। प्राइवेट अस्पताल होते हुए भी यहाँ पिछले 2 दिन से बुजुर्गों को वैक्सीनेशन प्रक्रिया में दिक्कत हो रही थी, पर अब यहाँ भी 1-1.5 घंटे के अंदर वैक्सीन लगवाकर बुजुर्ग घर लौट रहे हैं। तो काफी सब स्मूथली जा रहा है। आज सुबह से 8:30 से लोग आ रहे हैं। हमने 9 बजे चालू कर दिया, लेकिन आज हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ऐप भी जल्दी खुल गया, हम अपलोड रियल टाइम में कर सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। बहुत ज्यादा भीड़ भी नहीं है और ऑलरेडी ऑलमोस्ट 100 तो हो गए हैं। बढ़िया फैसिलिटी है, वेरी यूजर फ्रेंडली, बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस हर जगह मिल रहे हैं और लगभग 60 से 75 मिनट के अंदर वैक्सीन मिला है। अभी आधा घंटा और वेट करना पड़ेगा, मगर बहुत बढ़िया, सब अरेंजमेंट बहुत बढ़िया हमने की है। थैंक यू। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों को देख मास्क न पहनने वालों के लिए और सख्ती की जा रही है। मुंबई 12 पुलिस जोन में बटी है। पुलिस कमिश्नर ने आदेश दिया है कि हर जोन से मास्क न पहनने पर कम से कम 1000 लोगों पर जुर्माना लगाया जाए, जो 200 रुपए है। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। हरियाणा में प्राइवेट कंपनी की 75% नौकरी कुछ शर्तों के साथ अब हरियाणा के ही लोगों को देनी होगी। तो सवाल है कि निजी क्षेत्र में भी नौकरी का पैमाना योग्यता होगा या किसी तरह का कोई आरक्षण। भोपाल में तैयारी करती शालिनी अगर हरियाणा में नौकरी करना आप चाहेंगी तो इन्हें रोजगार पाने में बहुत दिक्कत होगी। आखिर क्यों? ग्वालियर की समृद्धि के हरियाणा के किसी शहर में अब रोजगार पाने के चांस 75% कम हो चुके हैं। आखिर क्यों? लखनऊ में पढ़ाई करते अखिल अब अगर सोच लें कि इन्हें हरियाणा के किसी शहर में इनकी काबिलियत पर नौकरी मिल जाएगी तो अब इसके चांस 25% ही बचे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि हरियाणा सरकार में उस विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई जो कहता है कि हरियाणा की प्राइवेट नौकरियों में अब 75% रोजगार सिर्फ हरियाणा के लोग ही पाएंगे। यानी हर 4 में से 3 निजी नौकरी हरियाणा में हरियाणा के लोगों के लिए होगी। यानी हर 4 में आखिरी बची एक प्राइवेट नौकरी ही हरियाणा के बाहर के लोगों को मिल पाएगी। केवल मात्र इंडस्ट्री नहीं, किसी भी तरह के रोजगार में, चाहे वो ट्रस्ट में हो, सोसाइटी में हो, पार्टनरशिप में हो, LLP के अंदर हो, हर प्रकार के रोजगार में हरियाणा के युवाओं के लिए 75% लोकल रिजर्वेशन अब प्रदेश के अंदर अनिवार्य रहेगी। तो सवाल हुआ कि क्या गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, जेनपैक्ट, इंफोसिस और TCS जैसी बड़ी कंपनियों को भी अब हरियाणा के नियम के मुताबिक हरियाणा के ही लोगों को अपनी कंपनी में 75% नौकरी देनी होगी? संवाददाता सत्येंद्र चौहान ने ये सवाल डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला से पूछा।
आज तक के अंदर भी अगर कैमरामैन 50,000 से कम तनख्वाह ले रहा है और वो नौकरी हरियाणा में कर रहा है, तो जरूर कोई भी ऐसी इंडस्ट्री होगी जिसके अंदर आज 50,000 से नीचे की एम्प्लॉयबिलिटी है और वो कोई स्पेसिफिक स्किल सेट नहीं मांगती, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे सिक्योरिटी गार्ड हो, चाहे वो चपरासी हो, चाहे बेसिक काम करने वाला फिटर क्यों ना हो, प्लम्बर क्यों ना हो, उसके अंदर बिल्कुल अनिवार्य होगा कि 75% हर नए रोजगार में, पुराने को हटाने की बात नहीं है, जो भी नया रोजगार हरियाणा प्रदेश में पैदा होगा उसके अंदर 75% हिस्सेदारी हरियाणा के युवाओं की। अब जरा इस आरक्षण के नियम पहले जान लेते हैं। 75% आरक्षण हरियाणा के लोगों को ही निजी नौकरी में देने का विधेयक नई स्थापित होने वाली और हरियाणा में पहले से चल रही उन कंपनियों, सोसाइटी, ट्रस्ट और फर्म पर लागू होगा जिनमें 10 से ज्यादा कर्मचारी हैं। हरियाणा के लोगों को आरक्षण का यह फॉर्मूला 50,000 रुपए मासिक वेतन तक वाली नौकरियों में मिलेगा। सभी प्राइवेट कंपनियों को हरियाणा सरकार के पोर्टल पर 3 महीने में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सभी निजी कंपनी को 3 महीने में यह बताना होगा कि 50,000 तक की तनख्वाह वाले कितने पद हैं और इन पर हरियाणा से कितने लोग उनकी कंपनी में काम कर रहे हैं। अगर किसी ने हरियाणा के लोगों को ही 75% नौकरी देने का नियम नहीं माना तो जुर्माने के साथ कंपनी का लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन तक रद्द हो सकता है। और जो कंपनी हरियाणा सरकार की निजी नौकरी में आरक्षण को पूरी तरह ईमानदारी से लागू करेगी उसे सरकार कहती है कि इंसेंटिव देगी। सवाल ये उठता है कि प्राइवेट नौकरी में आरक्षण फिक्स करना क्या सरकारी दखल नहीं, नौकरियां योग्यता के आधार पर दी जानी चाहिए या फिर सरकारी आरक्षण के नाम पर? एक देश एक कानून की बात होती है तो एक राज्य के बेरोजगार नौजवान को दूसरे राज्य में क्यों नौकरी के समान हक से दूर किया जाता है? अब इस पर हमने पहले युवाओं से बात की। सबको इक्वल प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। इट्स नॉट अबाउट कि हरियाणा को ही सबसे आगे रखा जाए, क्योंकि वैसे भी कोविड टाइम्स चल रहा है तो आजकल वैसे ही जॉब्स मिलना थोड़ा टफ हो रखा है। बोलते हैं हमें बोलना चाहिए हम हिंदुस्तानी हैं। अब हम हिंदुस्तानी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे मैं हरियाणवी हूँ, मैं बिहारी हूँ, तो ये एक नेशन कहाँ रहा? फिर हम इस तरह से टैलेंट को रोक रहे हैं, बढ़ावा नहीं दे रहे, रोक रहे हैं। नौकरी लगा दे हमारी, कोई दिक्कत नहीं है, चले जाएंगे। नौकरी लगा के दे हमारी, तब तो हम जाए ना। भैया जॉब लगा के दो, चले जाते हैं, क्या दिक्कत है? तो क्या हरियाणा सरकार का ये ऐसा लोक लुभावन फैसला है जिसमें योग्यता को किनारे करके सिर्फ स्थानीय लोगों को प्राइवेट नौकरी में आरक्षण देने का नियम बनाया गया? और सबसे बड़ा सवाल, अब तक योग्य आदमी खोजने के लिए महीनों इंटरव्यू करने वाली प्राइवेट कंपनियों के प्रोडक्ट और सर्विस पर स्थानीय बेरोजगार को आरक्षण देने का क्या असर नहीं पड़ेगा? इन सवालों का जवाब अगली रिपोर्ट में एक्सपर्ट के साथ। सत्येंद्र चौहान, पंचकुला, आज तक। और अब खबर मेरठ से। आपको बता दें कि यहां कुछ युवकों की आपसी रंजिश में गोली चली और इसका शिकार एक छात्रा हो गई। जिस वक्त ये बवाल हुआ उसी समय छात्रा सड़क से गुजर रही थी, वो गोली लगने से जख्मी हो गई। पुलिस का कहना है कि 3 से 4 युवक आपस में झगड़ रहे थे, तभी एक युवक ने गोली चला दी। पुलिस अब सीसीटीवी तस्वीरों के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी में जुट गई है। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में 3 से 4 लड़के आपस में विवाद कर रहे थे। विवाद के दौरान ही उनमें से किसी लड़के ने फायर किया, जो बगल से गुजर रही एक लड़की को लगा। उसे तत्काल अस्पताल भिजवाया गया। उससे छर्रा लगा था, उसे सकुशल निकाल दिया गया है। लड़की की स्थिति बिल्कुल सामान्य है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पे एक लड़के वेदांत की पहचान कर ली गई है, अन्य लोगों की पहचान की जा रही है। शीघ्र ही सभी लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज में एसटीएफ और बदमाशों की हुई मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगी है, जिसमें इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई है। ये दोनों बदमाश हार्डकोर क्रिमिनल थे और मुन्ना बजरंगी और मुख्तार अंसारी गैंग के सक्रिय सदस्य थे। आपको बता दें कि मुन्ना बजरंगी की मौत के बाद ये प्रयागराज में दिलीप मिश्रा गैंग के लिए काम करते थे। इस एनकाउंटर में वकील पांडे उर्फ राजू पांडे और अमजद उर्फ पिंटू नाम के बदमाश की मौत हो गई है। मारे गए बदमाश वकील पांडे पर 50,000 का रिवॉर्ड भी रखा गया था। एसटीएफ के मुताबिक इन बदमाशों ने रांची के कोटवार जेल के जेल अधिकारी की हत्या की सुपारी ले रखी थी और प्रयागराज में भी किसी प्रभावशाली व्यक्ति की हत्या की साजिश रच रहे थे और एनकाउंटर में ये दोनों ढेर हो गए। तो आपको बता दें कि प्रयागराज से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। एसटीएफ ने मुठभेड़ में 2 इनामी बदमाशों को ढेर कर दिया है।
और अब खबर आपको हम मुंबई से दिखाते हैं, जहां पर टैक्स डिपार्टमेंट जो है कई जगहों पर छापेमारी कर रहा है। टैक्स चोरी के आरोपों में आपको बता दें, मशहूर फिल्म अभिनेत्री तापसी पन्नू और फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप से कल आयकर विभाग के अधिकारियों ने करीब 5.5 घंटे तक पूछताछ की। सवालों का सिलसिला आज भी जारी रहने वाला है और माना यह जा रहा है कि जांच अधिकारियों की कार्रवाई पुणे मुंबई में अभी चलती रहेगी। तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप पर जांच का शिकंजा। करीब 5.5 घंटे तक तापसी अनुराग से पूछताछ। टैक्स चोरी के आरोपों पर आईटी अधिकारियों ने दागे सवाल। मुंबई से लेकर पुणे तक आयकर विभाग का एक्शन। इनकम टैक्स को लेकर सवालों के घेरे में है बॉलीवुड की ये दोनों बड़ी हस्तियां। छापेमारी का दौर कल शुरू हुआ। मुंबई और पुणे में करीब 30 ठिकानों पर रेड पड़ी। लगे हाथ पुणे में तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप से पूछताछ का लंबा दौर चला। पुणे में लाइट कैमरा एक्शन के बीच आयकर विभाग की एंट्री हुई। बुधवार को शाम करीब 5:30 बजे दोनों से पूछताछ शुरू हुई और ये सिलसिला रात करीब 11 बजे खत्म हुआ। यानी 5.5 घंटे तक आयकर विभाग के अधिकारी सवाल दागते रहे। मामला टैक्स चोरी का बताया जा रहा है, लिहाजा इसकी जांच के लिए आयकर विभाग की अलग अलग टीमें एक्शन में आ गई। एक टीम ने तापसी पन्नू से पूछताछ की तो दूसरी टीम ने अनुराग कश्यप से सवाल पूछे। सूत्रों के मुताबिक दोनों फिल्मी हस्तियों से सबूतों के आधार पर सवाल किए गए। जांच के दौरान अधिकारियों को जो सबूत मिले उन्हीं के इर्द गिर्द सवालों के जवाब मांगे गए। बताया जाता है कि अनुराग कश्यप के खिलाफ टैक्स चोरी के कई ठोस सबूत मिले हैं। उसके मुताबिक फैंटम फिल्म ने जो कमाई की और जो टैक्स जमा किए वो दोनों मेल नहीं खाते। तापसी और अनुराग कश्यप फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में पुणे में हैं, लिहाजा आयकर विभाग के अधिकारी वहीं पहुंचे थे। लेकिन अनुराग कश्यप के साथ फैंटम फिल्म्स का हिस्सा रहे विक्रमादित्य मोटवानी, विकास बहल और मधु मंटेना भी जांच के दायरे में आ गए। लिहाजा बुधवार को आयकर विभाग के अधिकारियों ने इन सब के ठिकानों पर भी छापेमारी की और सबूत जुटाए। इस कार्रवाई को लेकर सियासत भी तेज हो गई है, लेकिन उन सब से अलग आयकर विभाग की टीम आज लगातार दूसरे दिन भी तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप से जुड़े अलग अलग लोकेशन पर छापेमारी जारी रखेगी। दिल्ली से मुनीश पांडे के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के ठिकानों पर इनकम टैक्स के छापों पर सियासत गर्मा उठी है। महाराष्ट्र सरकार से जुड़े मंत्रियों ने साफ कहा है कि ये केंद्र सरकार के बदले की कार्रवाई है। केंद्र सरकार के मंत्रियों ने तर्क दिया है कि एजेंसियों के एक्शन पर ऐसे सवाल तो उठेंगे ही, लेकिन हकीकत क्या है, आइए देखते हैं। क्या तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप को जानबूझकर टारगेट किया गया? क्या केंद्र सरकार पर सवाल उठाना अनुराग कश्यप को महंगा पड़ गया? आखिर तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप के ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा क्यों पड़ा? सरकार पर बदले की कार्रवाई के आरोप लग रहे हैं। केंद्र सरकार बचाव में लगी है। सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि सवाल तो हर बात पर उठते हैं, सवालों का क्या है? ये तो सवाल उठाएंगे जब हमारे सुरक्षा बल आतंकवादियों का सफाया करेंगे, तब भी सबूत तो सवाल पूछते हैं। ये जब जो है वो हमारे देश के सम्मान, देश के स्वाभिमान की रक्षा होती है, तब भी जो है इनको लगता है कि इस पे भी जो है वो कुछ खोट है। तो इसलिए जो एजेंसियां हैं उनको स्वतंत्र ढंग से अपने काम करने देना चाहिए। इस तरह के बेवकूफियों के सवाल से कोई फायदा नहीं है। जो लोग सरकार के खिलाफ भूमिका लेते हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, कहीं ना कहीं उनके खिलाफ ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इसका इस्तेमाल होता है।
पिछले कई दिनों से अनुराग कश्यप हो, तापसी हो, कहीं ना कहीं मोदी सरकार की नीतियों पे खुलकर कटाक्ष वो लोग कर रहे थे, आवाज उठा रहे थे। उन्हें दबाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की गई है। सवाल यूं ही नहीं उठ रहे। अनुराग कश्यप तो बरसों से सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार की खिंचाई करते रहे हैं। 16 दिसंबर 2019 के ट्वीट में अनुराग ने केंद्र सरकार को फासिस्ट करार दिया था। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा था, बात अब बहुत बढ़ गई है, इस मुद्दे पर लंबे समय तक चुप नहीं रहा जा सकता। ये सरकार साफ तौर पर फासिस्ट है। जो आवाज उनके खिलाफ उठती है वो दबा दी जाती है। ये देखकर मुझे गुस्सा आता है। 16 अक्टूबर 2016 को अनुराग कश्यप ने लिखा था, एक चीज साफ कर दूं, मैं शिकायत करता हूं क्योंकि सरकार से मैं अपेक्षा करता हूं कि वो हमारी सुरक्षा करे। प्रधानमंत्री से मैं सवाल करता हूं क्योंकि इसका मुझे अधिकार है। अनुराग कश्यप लगातार कई मुद्दों पर केंद्र सरकार की खिंचाई करते रहते हैं। कई लोग और कई मुद्दे उनके खास निशाने पर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर अनुराग कश्यप ने कई बार निशाना साधा। लॉकडाउन के फैसले पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने को लेकर भी उन्होंने केंद्र पर तल्ख टिप्पणी की थी। मॉब लिंचिंग के मुद्दे पर 2019 में जिन 49 फिल्म हस्तियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी, अनुराग कश्यप भी उनमें से एक थे। दिसंबर 2015 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक पाकिस्तान का दौरा किया था, तब अनुराग कश्यप ने उनकी आलोचना की थी। अनुराग ने ट्विटर पर लिखा था कि प्रधानमंत्री मोदी को देश से माफी मांगनी चाहिए। अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू सरकार के खिलाफ अक्सर मुखर रहे हैं। इसी नाते विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इनके घरों पर इनकम टैक्स के पड़े छापे सरकार की साजिश है। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि उम्मीद है कि हमारे देश का आयकर विभाग जल्द ही बंधुआ गुलामी की स्थिति से बाहर आएगा। ऐसी ही उम्मीद ईडी और सीबीआई के लिए भी है। मैं इस देश के 130 करोड़ जनता को आह्वान करना चाहता हूं कि देश से अब जो है डेमोक्रेसी, लोकशाही खत्म होती जा रही है, डिक्टेटरशिप आ रही है। अब राजा और नवाबों का जो है की हुकूमत चल रही है कि राजा साहब के शान में किसी ने बोल दिया तो उसे सीधा जेल भेज दो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने हमें हक दिया है कि समाज का सबसे गरीब आदमी और समाज का सबसे आसमान की ऊंचाई पर बैठा हुआ व्यक्ति भी हो तो क्या हुआ, उसको बराबर का दर्जा है और वो बड़े से बड़े आदमी के खिलाफ कानून के दायरे में रह के बोल सकता है। देश का आयकर विभाग कागजों के आधार पर जिसने टैक्स की चोरी की है, ऐसे लोगों पर कानून के तहत कार्रवाई करता है और उसी कानून के तहत अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के घर उन्होंने कार्रवाई की है। अब जब कानून अपने कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई करे तो इस बात को भी लेकर के कांग्रेस दल और विपक्ष के लोग यदि सियासत का इसको रंग देते हैं तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। फिल्मी सितारों पर सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर एक बार फिर बहस चल पड़ी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के अपने अपने दावे हैं, अपने अपने तर्क हैं। आज जो केंद्र सरकार को इनकम टैक्स के छापों पर घेर रहे हैं, वही कुछ महीने पहले अभिनेत्री कंगना रनौत के दफ्तर को जमींदोज करने पर सवालों के घेरे में थे। विद्या के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक। एक बार फिर बिहार में अपराधियों ने पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती दी है। नालंदा में एलआईसी अधिकारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई तो छपरा में वार्ड मेंबर का मर्डर कर दिया गया। वहीं पटना में बेटी से छेड़खानी का विरोध करने पर मंचलों ने उसकी मां की हत्या कर दी। इन 3 वारदातों को लेकर सुशासन पर सवाल उठ रहे हैं। कहीं हत्यारों ने पीट पीट कर जान ले ली तो वार्ड मेंबर को गोलियों से भून डाला। और सबसे हैवानियत तो ये कि एक मां ने बेटी से छेड़खानी का विरोध किया तो उसे गोली मार दी गई। ये बिहार के क्राइम ग्राफ से जुड़ी 3 तस्वीरें हैं जो गवाही दे रही हैं कि वर्दी का कितना खौफ है, सुशासन का दावा कितना सच है। यूपी के हाथरस जैसा कांड अब बिहार के पटना में हुआ है। फतुहा इलाके में छेड़खानी का विरोध करने पर एक मां को मंचलों ने मार डाला। घर वालों का आरोप है कि गांव के कुछ मंचलों ने इस वारदात को अंजाम दिया। हमारे घर के गिरले 40 का था। हमारे अतिखाने थे जहाँ मैं हल्ला में कहा कि अब जाओ अपने घर बाबा
लाइन के नहीं रहता, रोड के नहीं रहता, मैं धाई था मार दिया। मतलब कोई पहले से लड़ाई उड़ा है? पहले से लड़ाई घाट में पुलिस में गेल हैं। लड़ाई पहले से कर रही है जी ना, हमें ऐसा कोई अच्छी नहीं, सर पहले से सिक्योरिटी गिरफ्तार करते रहता था वो कहानी। मारे वाला अपनी पत्नी को बिना हाँ। अब छपरा की ये तस्वीरें देखिए, जहां पुलिस की एक गाड़ी को नाराज भीड़ ने आग के हवाले कर दिया, कुछ अन्य गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। हालात ऐसे हो गए कि इलाके में शांति बहाली के लिए भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती करनी पड़ी। लोगों का ये गुस्सा एक वार्ड मेंबर की लाश मिलने के बाद फूटा। मंगलवार रात से वार्ड मेंबर सद्दाम हुसैन का कोई सुराग नहीं था। बुधवार की सुबह लाश मिली। सद्दाम इस बार मुखिया का चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उनकी हत्या कर दी गई। अब घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस अब जांच में जुटी है कि आखिर हत्या के पीछे क्या वजह है। चिन्हित किया जा रहा है उसका कि कौन सा सामाजिक लोग हैं इस तरह काम। कितनी गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया? 2-3 गाड़ियां हैं। लेकिन सबसे हैवानियत का मंजर दिखा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैतृक शहर नालंदा में। रविवार को वहां एक LIC अफसर की हत्या कर दी गई थी। खून के प्यासे क्रूर अपराधियों ने लाठी रॉड और ईंट से पीट कर मार डाला। वारदात की CCTV तस्वीरें हत्यारों की करतूतों की गवाही दे रही हैं। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद में LJP के नेता ने अपने गुंडों के साथ LIC अफसर को मार डाला। बता रहे हैं जैसा ये कि अपनी ही जमीन पे JCB तोड़ के कुछ अपना पार्किंग का कुछ स्पेस बनाने की कोशिश कर रहे थे, ये अपना बना रहे थे। और तत्कालिक कोई रीजन ये नहीं बता रहे, बोल रहे हैं कि कुछ उस तरह का विवाद नहीं था, लेकिन बिना विवाद के बिना ये घटना कैसे घटी थी। एक लोजपा नेता के नाम आ रही है सर। अनुसंधान का विषय है। कोई भी नेताजी हो या जो भी दोषी होंगे, जिनके द्वारा भी घटना की गई होगी, उनकी जल्द गिरफ्तारी होगी। बिहार की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाने वाले इन मामलों में से किसी में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पटना से राजेश कुमार झा और छपरा से आलोक जायसवाल के साथ रंजीत कुमार सिंह, नालंदा आज तक। और आपको बता दें कि राजस्थान के धौलपुर में पुलिस थाने के परिसर में भीषण आग लग गई। इस हादसे में जब्त की गई 90 बाइक जलकर खाक हो गई। खबर मिलते ही बड़ी संख्या में आसपास के लोगों ने आग बुझाने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। करीब 2 घंटे बाद इस बेकाबू आग पर काबू पाया जा सका। अब तक इस बात की जानकारी हालांकि नहीं मिल पाई है कि ये आग दरअसल कैसे लगी।